नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका सुधा जुगरान जी की लिखी कहानी बाढ़ और झाड़ी। मुझे जब ऑफिस की तरफ से 2 महीने की ट्रेनिंग के लिए मद्रास भेजा गया तो पत्नी व बच्चे उदास हो गए। वे 2 महीने तक अकेले मुंबई में कैसे रहेंगे, मुझे भी उनकी चिंता सता रही थी। मेरे माता पिता देहरादून में रहते थे और शीना के दिल्ली में, पर दोनों बच्चों के स्कूल होने के कारण शीना इन दोनों जगहों पर भी नहीं जा सकती थी। बेटी का इस साल बोर्ड था, सो जाना और भी मुश्किल था। शीना व बच्चों ने मेरे साथ एयरपोर्ट तक आने की जिद की और मुझे छोड़ने एयरपोर्ट आ गए। बच्चों को प्यार और शीना को दिलासा देकर मैं एक हाथ हवा में लहराता हुआ और दूसरे हाथ से सामान की ट्रॉली धकेलता हुआ एयरपोर्ट के अंदर आ गया। एक्सरे मशीन पर सामान स्क्रीन करवाकर चेक इन काउंटर पर सामान सीधे मद्रास के लिए बुक हो गया और मेरे हाथ में बोर्डिंग कार्ड आ गया। फिर सिक्योरिटी को पार कर मैं एयरपोर्ट के डिपार्चर लॉन्ज में आ गया। फ्लाइट में अभी 30 मिनट की देरी थी, इसलिए मैं वहीं कुर्सी पर पसर गया। तभी बगल की कुर्सी पर 48-50 साल की एक महिला आकर बैठ गई। सधा व गठा हुआ शरीर, लंबी उजला रंग, तीखे नैन नक्श, सलीके से बंधी आसमानी रंग की शिफॉन की साड़ी, आंखों पर काला चश्मा, कंधे तक लहराते केश। कुल मिलाकर उस स्त्री के जहीन महीन व नफासत वाले व्यक्तित्व में गजब की कशिश थी। खूबसूरत पत्नी के होते हुए भी मैं पलटकर देखे बिना रह न सका। लेकिन उसके चेहरे पर उम्र की रेखाएं हल्के हल्के स्पष्ट हो रही थी। ठीक उसी समय उसने भी मेरी तरफ देखा। कुछ देखा हुआ चेहरा लगा तो मैं अपनी याददाश्त पर जोर डालने लगा। मुझे देखकर भूलने की तो तुम्हारी बहुत पुरानी आदत है ना ईश? पर आज तो तुम मुझे ही भूल गए। वह अचानक बोली तो मैं भी जैसे उसकी आवाज सुनकर यादों के दलदल से बाहर आ गया। ओह मृणालिनी, तुम? हाँ मैं, शुक्र है पहचान लिया, वरना तो मुझे अपनी पूरी जनपत्री बांचनी पड़ती, कहकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। खिलखिलाने से गालों पर पड़े 2 मनोहर गड्ढे मुझे जैसे हाथ पकड़कर अतीत के अंधकार में खींच रहे थे। तुम यहाँ कैसे? मैं अभी भी आश्चर्य से उसे देख रहा था। जैसे तुम? वह फिर खिलखिलाई। मैं ऑफिस के काम से मद्रास जा रही हूँ, और तुम? मैं भी 2 महीने की ट्रेनिंग के लिए मद्रास जा रहा हूँ। अरे वाह, तब तो अच्छा रहेगा। नहीं तो मैं सोच रही थी कि मद्रास में मैं किसी को जानती नहीं, बोर हो जाऊंगी। मुझे भी वहां पर 1 हफ्ता रहना पड़ेगा। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि फ्लाइट बोर्डिंग की घोषणा हो गई। हम उठकर डिपार्चर लॉन्च से विमान की तरफ चल दिए। विमान ने उड़ान भरी और एक निश्चित ऊंचाई पर आकर अपनी यात्रा पूरी करने लगा तो हम दोनों भी बेल्ट खोलकर अपनी अपनी सीटों पर व्यवस्थित हो गए। मेरा मन अनायास ही पीछे की तरफ भागने लगा, लगभग 25-26 साल पहले, या फिर उससे भी अधिक। मृणालिनी ने व मैंने कानपुर आईआईटी कॉलेज से इंजीनियरिंग की थी। हम दोनों ही पढ़ने में तेज व आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे। हाँ, दोनों के विचारों में काफी फर्क था, फिर भी कुछ तो समानता थी जिससे दोनों एक दूसरे से जुड़े थे। हमारी दोस्ती पूरे कॉलेज में मशहूर थी, लेकिन बदनाम नहीं, क्योंकि हम पढ़ने के अलावा अन्य कार्यक्रमों में भी आगे रहते थे। हमारे विचारों में फर्क शायद हमारी परवरिश का था। मैं एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का युवक था। मेरे संस्कार धर्म, समाज, परिवार और चरित्र आदि के मामले में बहुत परिपक्व और मजबूत थे, और ये संस्कार मुझे मेरे मध्यवर्गीय परिवार से मिले थे। जबकि मृणालिनी उच्च वर्गीय समाज से ताल्लुक रखती थी। वह बेबाक थी। समाज और सामाजिक बंधन उसके पैरों की जूती थे। वह अपना समाज खुद बनाती थी। वह किसी धार्मिक भय से बंधी नहीं थी। माँ के न होने से परिवार के साथ उसके भावनात्मक संबंध मजबूत नहीं थे, और चरित्र को तो वह मजाक उड़ाने की चीज समझती थी।
हमारे साथी विद्यार्थी हमें देखकर यही सोचते कि समय आने पर हम दोनों अवश्य ही विवाह बंधन में बंध जाएंगे। सच कहूं तो दिल के एक कोने में मैंने भी यही सोचा था। मृणालिनी हर तरह से मुझसे 20 थी, इसलिए मैं खुद पहल करने में हिचकता था और उसकी तरफ से ही पहल करने की इंतजारी करता रहता। मुझे उसकी एक बात बुरी लगती, उसकी मेरे साथ तो दोस्ती थी ही, पर मेरे अलावा वह अन्य कई लड़कों के भी बहुत करीब थी। अन्य लड़कों के साथ उसका खुलकर हंसी मजाक करना, बेबाक ढंग से बात करना, कंधे पर हाथ रखना या किसी लड़के को अपने कंधे पर हाथ रखने पर ऐतराज न जताना अपने मध्यवर्गीय संस्कारों के कारण मुझे अच्छा नहीं लगता था। कभी मैं धीरे से यह बात कहता भी तो वह मेरे विचारों का मजाक बनाती, लेकिन मैं यही सोचता था कि जब हम भविष्य में एक होंगे तब मैं प्यार से उसकी कई आदतों को बदल दूंगा। उसके और मेरे बीच अक्सर हर विषय पर चर्चा होती। लड़की होते हुए भी उसकी जानकारी किसी भी विषय पर कम नहीं थी। राजनीति, खेल, फिल्म, विज्ञान, साहित्य, उसकी पकड़ कम या ज़्यादा हर क्षेत्र में थी और मेरी भी। यही खासियत शायद हमें एक दूसरे से इतना बांधे हुए थी, क्योंकि किसी दूसरे से हम इस तरह से हर विषय पर बात नहीं कर पाते थे। ठीक से कहा जाए तो हम एक दूसरे की मानसिक भूख को शांत करते थे। हमारे बीच में अक्सर सबसे वर्जित विषय सेक्स पर भी चर्चा हो जाती थी। शारीरिक संबंधों पर उसके विचार बहुत खुले हुए थे। वह अक्सर इस विषय पर बेबाक टिप्पणी करती तो मैं संकुचित हो जाता। वह किसी भी स्त्री पुरुष के बीच, चाहे वह पति पत्नी है या नहीं, शारीरिक संबंधों को उनका नितांत निजी मसला समझती थी। वह मानती थी कि हमारे शरीर पर हमारा अधिकार है, इस पर किसी समाज या विवाह का बंधन क्यों हो। विवाह से पहले शारीरिक संबंधों को बुरा नहीं मानती थी। उसके ऐसे विचार अक्सर मुझे सिहरा देते। मैं मध्यम वर्गीय परिवार का युवक विवाह से पहले सेक्स को वर्जित विषय मानता था, लेकिन वह कहती थी कि यह पुरानी बात है, जब यौन संबंधों का मतलब बच्चे होना होता था और उसके लिए विवाह करना जरूरी होता था। लेकिन अब तो सुरक्षित यौन संबंधों के तमाम तरीके हैं, तो इसके लिए वैवाहिक बंधन में बंधने की क्या जरूरत है। हाँ, बच्चे पैदा करने हो तो विवाह करो, वरना नहीं। ऐसे ही एक दिन हम दोनों बैठे बातें कर रहे थे। हमारी चर्चा कहीं से शुरू होकर कहीं खत्म होती थी। उस दिन भी चर्चा किसी दूसरे विषय से शुरू होकर शारीरिक संबंधों पर आकर अटक गई। शारीरिक संबंध बनाने के लिए विवाह जरूरी नहीं है ईश, जरूरी है आपस में समर्पण, विश्वास, प्यार और आकर्षण। लेकिन जब यह सब आपस में हो तो विवाह क्यों नहीं कर लेना चाहिए। बिना विवाह के ही शारीरिक संबंध बनाओ, क्या यह जरूरी है। क्यों नहीं विवाह पहले करना चाहिए और शारीरिक संबंध बाद में, मैंने तर्क किया। लेकिन अगर कोई विवाह करना ही नहीं चाहे तो क्या वह सारा जीवन यौन सुख के बिना ही बिता देगा। उसने बेबाक टिप्पणी की। पुरुष के लिए यह सब वर्जित नहीं तो स्त्री के लिए क्यों। लेकिन तुम विवाह को इतना बुरा क्यों समझती हो। मैंने उसके दिल की थाह लेनी चाहिए। क्योंकि एक आदमी की गुलामी है यह। अपना सब कुछ ताक पर रखकर किसी एक आदमी की गुलामी से ज्यादा विवाह क्या अहमियत रखता है आज की आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर किसी औरत की जिंदगी में। क्या तुम समझती हो कि तुम्हारी मम्मी ने भी एक आदमी की गुलामी की थी। बिल्कुल, मैं यही समझती हूँ। वह अनायास ही उत्तेजित होते हुए बोली। पापा की हाई सोसाइटी की शांति में चमचमाती साड़ी में सजी एक गुड़िया, जिसके लिए शानदार गाड़ी में पापा के बगल में विराजमान होना जरूरी था। समाज से जुड़ने का एक माध्यम भर थी वे पापा के लिए, वह भी जब पापा चाहे तब। स्वयं अपने आप में वे क्या थीं, उनकी अपनी क्या पहचान थी। वे कहीं पर भी पापा की पत्नी या हमारी माँ के रूप में ही जानी जाती थी। अपना उनका वजूद क्या था। क्या किसी की पत्नी होना, बच्चों की माँ होना तुम्हें औरत के लिए गौरवान्वित होने जैसा कुछ भी नहीं लगता। किसी की पत्नी या माँ होने में गर्व करने जैसा क्या है। इसमें किसी औरत की क्या खासियत है। विवाह होगा, शारीरिक संबंध होंगे तो बच्चे हो जाएंगे, और पालोगे तो प्यार भी होगा।
वह इतनी प्यारी भावनात्मक बातों को भौतिक रूप से तौलती हुई बोली। मैं निराश हो गया। ऐसी लड़की से विवाह क्या संभव होगा? मैं सोचता, लेकिन उससे दूर होने की कल्पना से भी विचलित हो जाता। तो तुम विवाह नहीं करोगी? मैंने उसका आखिरी फैसला सुनना चाहा। नहीं, वह विश्वास से बोली, फिर खिलखिलाने लगी। पर तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो मियाँ मजनू? तुम तो तथाकथित सुधरे हुए लड़के हो। तुम तो अपने मम्मी पापा का कहना मानकर एक सीधी सादी धर्मपरायण, चरित्रवान, जिस पर किसी परपुरुष की छाया भी न पड़ी हो, ऐसी किसी देवी से विवाह कर लेना। पर मुझे बुलाना न भूलना। और अगर मैं तुमसे विवाह करना चाहूं तो? मुझसे? वह पेट पकड़कर हंसने लगी। क्या तुम्हारा ऐसा कोई खतरनाक इरादा है? फिर थोड़ा रुककर पुनः बोली, देखो ईश, मैं तुम्हारे दिमाग, तुम्हारी जागरूकता, तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारे आत्मविश्वास से तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम्हारे विचारों से नहीं। हम दोनों का विवाह तो वैसे भी सफल नहीं हो सकता। हमारी इंजीनियरिंग का यह आखिरी साल है, उसके बाद हम नौकरी पर लग जाएंगे। तुम मेरे साथ सहजीवन बिताना चाहो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, पर विवाह का बंधन मुझसे न निभाया जाएगा। तो क्या हम सारा जीवन ऐसे ही बिता देंगे, सहजीवन व्यतीत करते हुए? आखिर कभी तो विवाह करेंगे, बच्चे पैदा करने के लिए ही सही, विवाह तो करेंगे ही। तो जो तब करना है वह अभी क्यों नहीं? मैं उसे खोना नहीं चाहता था। बच्चे? विवाह तो औरत की प्रगति में रोड़ा है ही, और बच्चे तो बेड़ियां हैं। मैं बच्चे पैदा करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं। इसलिए तुम्हें सलाह दे रही हूं कि तुम किसी अपने टाइप की लड़की से विवाह कर लो। मैं चुप हो गया। वह शायद हमारा आखिरी वाद विवाद था। कैंपस इंटरव्यू में हमें अच्छी कंपनियों से ब्रेक मिल गया था। इम्तिहानों के बाद हमने अपनी अपनी राह पकड़ ली। मैं कंप्यूटर इंजीनियर था, सुंदर था, अच्छे अच्छे रिश्ते मेरे लिए आए, और फिर शीना से मेरा विवाह हो गया। शीना में वे सभी गुण थे जो एक अच्छी पत्नी, बहू व माँ में होने चाहिए। उसके साथ मेरा जीवन सुंदर, सहज व सुव्यवस्थित व्यतीत हो रहा था। मृणालिनी से कई बार मुलाकात हो जाती। वह अपने एक दोस्त राहुल के साथ सहजीवन बिता रही थी। 5 साल तक राहुल के साथ रहकर वह फिर राहुल से अलग हो गई। राहुल ने अन्यत्र विवाह कर लिया। फिर सुना वह अपने ही बॉस के साथ रहने लगी। इतनी अच्छी व ब्रिलियंट लड़की का ऐसा स्वच्छंद जीवन जीना मुझे अंदर से दुखी कर देता था। आखिर क्या होगा इसका भविष्य? क्या मंजिल है इस जीवन की? स्वच्छंद यौन संबंध आखिर उम्र के किसी मोड़ पर तो जाकर ठहरेंगे, और जब ठहरेंगे तब क्या होगा? सोचकर मैं अंदर ही अंदर कांप जाता। फिर शीना का मृणालिनी को न पसंद करने के कारण मेरी उससे मुलाकात कम होते होते खत्म हो गई थी, और आज हम लगभग 15 साल बाद मिल रहे थे। कहाँ गुम हो ईश? मृणालिनी मेरी आंखों के आगे अपनी हथेली लहरा रही थी। मुझे देखकर तुम्हारी खो जाने और भूल जाने की आदत अभी तक नहीं गई। वह फिर खिलखिलाई। जवाब में मेरे चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। मृणालिनी अभी भी वैसी ही खिलखिलाती थी, लेकिन उसकी खिलखिलाहट में अब वह तेज नहीं रहा। खिलखिलाहट खोखली लगती है, जैसे उस खोखल में उसके अरमानों की लाशें दबी पड़ी हों, जिसे उसने जमाने से छुपाकर मार डाला। तभी विमान परिचारिका कॉफी लेकर आ गई। हम अपना अपना कप उठाकर चुस्की लेने लगे। और कैसी हो मृणालिनी? तुम तो न जाने कहाँ गुम हो गई थी। पूछना चाह रहा था, आजकल किसके साथ रह रही हो? लेकिन मेरे संस्कार इसकी इजाजत नहीं दे रहे थे, इसलिए कहा, तुम तो वैसी ही दिखती हो अभी भी। झूठ बोल गया था मैं। उसके लिपे पुते चेहरे पर अब निराशा की रेखाएं थीं। अकेलेपन का दर्द था, और सुंदर आंखों में अवसाद घनीभूत हो उठा था। क्या विवाह कर लिया तुमने? मेरे मुंह से फिसल गया। या विवाह को लेकर तुम अभी भी वही विचार रखती हो जिनसे हम दोनों अलग अलग पथ के राही बन गए थे? उसके चेहरे और आंखों के भाव और भी स्पष्ट हो उठे। उसने कुछ कहना चाहा, तभी विमान परिचारिका की आवाज गूंज गई। उसने मद्रास पहुंचने की सूचना दी और अपनी अपनी सीट बेल्ट बांधने के लिए कहा। मृणालिनी की बात उसके होठों के अंदर ही रह गई। दोनों ने अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध ली और विमान के उतरने का इंतजार करने लगे।
विमान के पहियों ने हवाई पट्टी को छुआ और दाएं बाएं रेंगते हुए एयरपोर्ट पर आकर खड़ा हो गया। एयरपोर्ट की सभी औपचारिकताएं पूरी करके जब तक हम दोनों बाहर नहीं आ गए, हमने एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं बोला। अब मैं असमंजस में उससे पूछ बैठा, तुम कहाँ ठहरोगी? मेरा तो रहने का प्रबंध कंपनी के गेस्ट हाउस में है। मेरी एक होटल में बुकिंग है, मैं यहाँ पर 1 हफ्ते हूँ। तब तक तुम भी उसी होटल में ठहर जाओ। बहुत सारी बातें करनी है तुमसे ईश। बहुत दिनों बाद कोई अपना मिला। मेरे जाने के बाद तुम गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो जाना। मैं भी उसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था कि मुझे ठुकरा कर आज वह किस हाल में है। हम दोनों ने होटल के लिए टैक्सी कर ली। होटल में मैंने भी अपने लिए एक कमरा बुक करा लिया। हमारे कमरे एक ही फ्लोर पर थे। रात को थक कर दोनों अपने अपने कमरे में सो गए। फिर 4-5 दिन का रूटीन बहुत टाइट रहा। इतने पास होते हुए भी हमारी बातें बहुत कम हो पाती थीं। अक्सर मैं बहुत देर से लौट पाता क्योंकि मेरा ऑफिस उस होटल से बहुत दूर पड़ता था। 4-5 दिनों के टाइट रूटीन के बाद उसे थोड़ी फुर्सत मिली तो उसने मेरे मोबाइल पर ऑफिस फ़ोन किया। आज फुर्सत में हो क्या ईश? कल शाम की फ़्लाइट से मुंबई वापस जा रही हूँ। आज रात का डिनर साथ करेंगे। क्या जल्दी आ सकते हो? मैंने मन ही मन अपने कार्यक्रम का हिसाब लगाया। आज का कुछ काम कल पर टाला और उससे जल्दी आने का वादा कर दिया। ऑफिस से जल्दी निकलते निकलते भी 6 बज गए और होटल पहुंचते पहुंचते रात हो गई। वह मेरा इंतज़ार कर रही थी। चलो तुम्हारे कमरे में बैठते हैं, वहीं डिनर मंगवा लेंगे। आज मुझे वह कुछ थकी सी लग रही थी। बहुत थकी लग रही हो? हाँ, इस 1 हफ्ते में बहुत काम हो गया। मुंबई जाकर 2 दिन की छुट्टी लेकर सोऊंगी। इतनी बड़ी कंपनी में इतने बड़े ओहदे पर हो तो काम तो होगा ही। बड़ा ओहदा, बड़ी जिम्मेदारी। कई कर्मचारी तुम्हारे नीचे काम करते हैं। मेरे छोटे से फ्लैट की मैनेजर होती और मुझ पर व बच्चों पर शासन करती तब शायद इतना काम नहीं होता। यह शान बान भी कहाँ होती। मैं मुस्कुराते हुए बोला। बोलते बोलते मेरा स्वर तिक्त हो उठा था। जले पर नमक छिड़कना तो तुम्हें खूब आ गया ईश। वह बिना उत्तेजित हुए उदास स्वर में बोली। उसके ठंडे स्वर की अनापेक्षित उदासी से मैं चौंक गया। मैं तो उसकी तरफ से किसी करारी टिप्पणी की उम्मीद कर रहा था। मेरे कमरे में जाकर वह सोफे पर पसर गई। मैं बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होकर आया तब तक उसने दोनों के लिए ड्रिंक्स व स्नैक्स मंगवा लिए थे। कभी कभार तो तुम भी पी लेते हो ना ईश। मुझे तो अब इसके बिना नींद ही नहीं आती। वह रोज पीने लगी है। मेरे लिए यह जानकारी नई थी। हम दोनों ने खामोशी से अपने अपने ग्लास उठा लिए। कहने को बहुत कुछ था। दोनों के हृदयों में जैसे तूफान भरा था, पर शब्द मानो चूक गए थे। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया मृणालिनी। क्या तुमने विवाह कर लिया? थोड़ी देर बाद बातचीत का सूत्र थामते हुए मैं बोला। विवाह ही भाग्य में होता तो आज मैं तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चों की माँ होती। बिना किसी लाग लपेट के वह रिक्त स्वर में बोली। मेरे अंदर कुछ दबे हुए अरमान उमड़ घुमड़ गए। तो फिर? अकेली ही रहती हूँ। लेकिन क्यों? बस ऐसे ही। वह ग्लास मुंह से लगाते हुए बोली। एक बार तुम्हें खोकर तुम्हारे जैसा जो नहीं मिला, जो भी मिला मेरे जैसा ही मिला। वह विद्रूप सी हंसी हंसी। प्रश्नवाचक दृष्टि से मैं उसे देखने लगा। मैं उसकी बातों का अर्थ नहीं समझ पाया था। पर तुम तो अपने बॉस के साथ रह रही थी ना? कब तक रहती? उस समय दुनिया मेरी मुट्ठी में थी। 4 साल तक हम साथ रहे। उसके बाद वह मुझसे ऊबने लगा। वह मुझे छोड़े इससे पहले ही मैंने उसे छोड़ दिया। फिर? तब तक वेटर खाना लेकर आ गया। पल भर के लिए वह चुप हो गई। वेटर चला गया तो उसने पुनः बोलना शुरू किया। तब तक मेरी उम्र 35 के आसपास हो गई थी। ठीक उन्हीं दिनों मेरे पापा का देहांत हो गया। बोलते बोलते वह कुछ उदास हो गई। तुम्हारा एक भाई भी तो था ना? था नहीं, है। वह भी अपने परिवार के साथ मुंबई में रहता है। लेकिन हमारा मिलना 1-2 साल में ही हो पाता है। पापा के जाने के बाद से ही तुम अकेली रहती हो? नहीं ईश, उसके बाद मैंने 3 अन्य पुरुषों के साथ भी सहजीवन व्यतीत किया। सच कहूँ ईश,
वह पहलू बदलते हुए बोली। उसके बाद हर साथी पुरुष में मैंने यही उम्मीद की कि अब जीवन में ठहराव मिल जाए, वह मुझसे विवाह कर ले। मैं जो विवाह के सख्त खिलाफ थी, विवाह बंधन में बंधने को आतुर हो रही थी, मां बनने की चाहत मन में अंगड़ाई ले रही थी, लेकिन कोई भी पुरुष मुझ जैसी लड़की से विवाह क्यों करता। वह पल भर के लिए चुप हो गई। 5-5 पुरुषों का साथ करके भी आज मैं अकेली रह गई। जानते हो, तब तुम बहुत याद आते थे। तुम पर गुस्सा आता कि तुमने मुझे इस राह पर चलने से रोका क्यों नहीं, या फिर मेरे लौटने का इंतजार क्यों नहीं किया। इतने पुरुषों के साथ मेरे यौन संबंध रहे, लेकिन मैंने प्यार सिर्फ तुमसे किया ईश, सिर्फ तुमसे। शराब के नशे में वह भावुक होकर दिल की बात कह गई थी। उस जैसी लड़की को मैंने पहली बार भावुक होते हुए देखा था। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मेरे दिल का जख्म एकाएक हरा हो गया था। हम दोनों समाज के दो अलग अलग वर्गों का, विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं ईश। आज की युवा पीढ़ी में मेरे जैसी विचारधारा और भी परिपक्व हो गई है, और ऐसे विचार रखने वाली युवा पीढ़ी का भविष्य मैं हूं। कितनी गलत थी मैं कि सिर्फ यौन संबंधों की स्वतंत्रता और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता को ही जीवन समझती रही। मैंने विवाह करने को स्त्री की उन्नति और स्वतंत्रता से क्यों जोड़ा? क्या नौकरी में बंधन नहीं? माता पिता भाई बहन के साथ रहने में बंधन नहीं? क्या दोस्त के साथ रहने में बंधन नहीं? पर ये सब अनुभव धीरे धीरे हुए। बंधन मुझे बुरे लगते थे, पर आज उन्हीं बंधनों में बंधने को हृदय छटपटाता है ईश। दिल करता है कोई मुझे रोके टोके, मेरा इंतजार करे। भविष्य की अब कोई कल्पना नहीं है। डर लगता है अकेलेपन से, बुढ़ापे से। समाज के एक वर्ग का प्रतिनिधित्व तुम भी करते हो ईश, जिनके संस्कार बहुत मजबूत हैं, जहां पारिवारिक व भावनात्मक बंधन बहुत सुदृढ़ हैं। पुरुष होते हुए भी तुम मर्यादा में बंधे रहे। आज जिंदगी की शाम ढलने को है, पर तुम्हें दिन ढलने का गम नहीं। यह तुम्हारे चेहरे से झलकता है। सब कुछ है तुम्हारे पास, और मेरे पास क्या है? कुछ नहीं। उस बंद फ्लैट में किसी दिन चुपचाप मर जाऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। रोकते रोकते भी उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मैं अपने आप को रोक नहीं सका। कभी वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और मैंने उसे तहे दिल से चाहा था, लेकिन एक नाव के दो विपरीत कोनों पर सवार दो इंसान नाव को कहाँ तक ले जा सकते हैं? एक को तो अपनी नाव बदलनी ही पड़ेगी। मैं उसके पास सोफे पर बैठ गया। सांत्वना के लिए मैंने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अचानक वह मुझसे लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। पता नहीं अब तुमसे कभी मुलाकात हो या ना हो ईश। तुम अपने भाई के साथ क्यों नहीं रहती? मैं उसका सिर सहलाते हुए बोला। अवांछित इंसान को अपनी गृहस्थी में रखना कोई क्यों पसंद करेगा? उसकी बीवी मुझे देखना भी पसंद नहीं करती। मेरे पास न कोई जवाब था, न उसकी समस्या का कोई समाधान। खाना अनछुआ ही पड़ा रह गया था। कुछ खाओगी मृणालिनी? नहीं, वह वैसे ही सुबकते हुए बोली। वेटर को बुलाकर मैंने खाना वापस ले जाने के लिए कह दिया। चलो तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ाओ, रात काफी हो गई है। मैं उसे उठाते हुए बोला। उसके कमरे में बिस्तर पर लिटाकर मैं वापस मुड़ा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में कई प्रश्न थे, पर मेरी आंखों में भी उसके हर प्रश्न का जवाब था। मैंने अपना हाथ छुड़ा लिया और दरवाजा बंद करके अपने कमरे में लौट आया। बिस्तर पर लेटा तो मृणालिनी और शीना मेरे मस्तिष्क पटल पर एक साथ आ रही थीं। एक जंगली झाड़ी थी और एक तरतीब से उगी हुई बाड़। जंगली झाड़ी को कोई भी अपनी इच्छा से अपने फायदे के लिए काटता है, नोचता है, और घर में उगी हुई बाड़ को एक ही माली पालता पोषता है। धूप छांव बरसात से बचाने की कोशिश करता है, तरतीब से काटता है। दूसरा कोई उसे छू भी नहीं सकता और न ही इस्तेमाल कर सकता है। जंगली झाड़ी को लोग सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देखते उपेक्षित दृष्टि से हैं। किसी के आंगन में लगी हुई बाड़ को लोग इज्जत की निगाहों से देखते हैं, सराहते हैं और खुश होते हैं। उसे छूने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। जैसे उपेक्षित पड़ी झाड़ी आखिर सूखकर ठूठ हो जाती है, वैसे ही हो गई है मृणालिनी। मृणालिनी के जीवन की कहानी भी
किसी जंगली झाड़ी से अलग नहीं। इसी झाड़ी को कभी उसने अपने आंगन की बाड़ बनाना चाहा था। सोचते सोचते उसकी आंखें मूंदने लगी। कल वह कंपनी के गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो जाएगा। काश युवा पीढ़ी सोचे कि उन्हें जंगली झाड़ी बनना है या किसी के आंगन की खूबसूरत बाड़। आर्थिक आत्मनिर्भरता का मतलब विवाह न करना तो नहीं है। आज स्त्री के साथ साथ पुरुष में भी बदलाव आया है। अब वह पत्नी की प्रगति को रोकता नहीं, बल्कि उसका साथ देता है, और देना भी चाहिए, ताकि किसी लड़की की कहानी मृणालिनी जैसी न हो। कोई भी लड़की विवाह करने को और बच्चे पैदा करने को अपनी प्रगति की राह में रोड़ा न समझे। कोई भी लड़की जंगली झाड़ी न बने, जिंदगी में ऐसी कोई गलती न करे जो सुधर न सके। सोचता सोचता वह नींद के आगोश में चला गया। अपने बिस्तर पर लेटी मृणालिनी भी आंखें मूंदते मूंदते यही सोच रही थी कि काश समय 25-30 साल पीछे लौट पाता। अभी आप सुन रहे थे सुधा जुगरान जी की लिखी कहानी बाड़ और झाड़ी।